बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अर्बन मालकन जवान लड़कों को ही घर पर काम के लिए रखती थी और उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। मगर जैसे ही रात के 10 बजते रोज एक नौकर उनके कमरे में जाता और 2 घंटे बाद वापस आता तो थका हुआ दिखाई देता। चाल में भी लड़खड़ाहट वाज़ेह होती। एक रोज जब मेरी बारी आई और 10 बजे मुझे मालकिन के कमरे में भेजा गया तो ये देखकर मेरी रूह फना हो गई। मालकिन मेरे साथ। पूरे 6 साल बाद आज के दिन मेरी खालाजाद भाई ने मुझे फ़ोन किया था। मेरे पास तो उसका नया नंबर भी नहीं था। ये तो भला हो व्हाट्सएप का कि जब उसने कॉल की तो उसकी तस्वीर मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर उभर आई थी। मैंने बड़ी बेयकीनी से उसकी कॉल उठाई थी। सलाम दुआ के बाद यासिर बोला, घर के हालात कैसे हैं? पाकिस्तान में तो बहुत महंगाई हो गई है, कोई भी खुश नहीं है। तुम लोगों का गुजर बसर कैसे हो रहा है? मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया था कि आया मैं उसे सच बता दूं या फिर अपने हालात पर पर्दा डाल लूं। मैंने हिम्मत जमा करके कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ी अच्छी तरह गुजर बसर हो रहा है। वो कहने लगा, जाने दो अशफाक, अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही यासिर ने मुझे टोक दिया था। वो कहने लगा, ज़्यादा बातें मत बनाओ और मेरी बात गौर से सुनो। पाकिस्तानी हर नौजवान की ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द मुल्क से बाहर निकल जाए। किसी यूरोपियन कंट्री का काम नहीं बन रहा तो चलो दुबई या सऊदीया ही ठीक है। सऊदी अरब का भी कम से कम तनख्वाह वाला वीज़ा 6-7 लाख का बन रहा है। मैं तुम्हें एक वीज़ा मुफ्त में दे देता हूँ। तनख्वाह तुम्हारी 5,000 रियाल होगी। तुम बस अपने कागजात की तैयारी करो, मैं फिर बात करता हूँ। इतना कहकर यासिर ने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि मैं हक्का बक्का सा रह गया था। 5,000 रियाल के बारे में तो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। फ़ोन बंद होते ही मैं अम्मी के पास गया था। मैं बोला, अम्मी, आज मुझे यासिर की कॉल आई थी। अम्मी हैरान रह गई। वो बोली, उसने तुम्हें कैसे फ़ोन कर दिया? मैं बोला, अम्मी, वो मुझे सऊदीया का वीज़ा दे रहा है। मेरी तनख्वाह 5,000 रियाल होगी। अम्मी के माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगी, यासिर तुमसे बचपन से ही नफरत करता है। वो तो तुम्हें कभी अपना टूटा हुआ खिलौना भी देने पर अज़मन नहीं होता था, और कहाँ वो तुम्हें 5,000 रियाल की मुलाजमत ढूंढ कर देगा। तुम कभी भी उसकी बातों में मत आना। मैं बोला, अम्मी, इंसान सारी ज़िंदगी एक जैसा नहीं रहता, क्या पता वो बदल गया हो। तो अम्मी ने मुझे आंखें दिखाई थी। वो कहने लगी, 5 माह में यासिर कैसे बदल सकता है? अभी 5 माह पहले तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ था। उसने अफसोस के लिए ना तुम्हें फ़ोन किया ना मुझे। क्या हम इतने बेगैरत हैं कि उससे पैसे मांगते फिरते? अम्मी बोली, मुझे यासिर के बारे में सब इल्म है। वो तुम्हें कोई धोखा दे रहा है, उसकी बातों में ना आना। मैं बोला, अम्मी, उसको क्या पड़ी है कि वो मुझे धोखा दे? मुझे यकीन है खाला ने उसके सामने हमारी गुर्बत का जिक्र किया होगा तो उसका दिल नरम पड़ गया होगा, इसीलिए उसने मेरे लिए वीज़े का इंतज़ाम किया है। अम्मी खामोशी रही थी तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने लगा। मैं बोला, अम्मी, यासिर को भी तो पता है ना कि मेरी 2 बहनें कुंवारी घर में बैठी हैं, जबकि मेरी बीवी उम्मीद से है। ऐसे में पाकिस्तान में रहकर मैं कभी भी कमा नहीं पाऊंगा। आप मुझे सऊदी अरब जाने की इजाज़त दे दें। आप यकीन करें, 2 सालों में ही मैं आपको माला माल कर दूंगा और मैं इतना सरमाया इकट्ठा कर लूंगा कि पाकिस्तान आकर अपने लिए कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू कर लूंगा। अम्मी कहने लगी, तुम हमें माला माल ना करो, बल्कि अपनी खैर मनाओ। मुझे तो ये वीज़ा बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा। मैं जो एकदम से यासिर का फ़ोन सुनकर इतना पुरजोश हो चुका था, अम्मी की बातें सुनकर मेरा दिल ही नाराज़ हो गया था। मैं कमरे में गया तो मेरी बीवी मुझे देखकर उठ बैठी। मैं बोला, कितनी बार तुम्हें कहा है कि लेटी रहा करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे देखते ही उठकर बैठ जाती हो। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, आपको देखकर मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि अपने जज्बात पर काबू ही नहीं रख पाती और उठकर बैठ जाती हूँ। मैंने सर हिला दिया तो सारा कहने लगी, अशफाक, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं बोला, मुझे आज यासिर की कॉल आई थी। उसने मुझ पर तरस खाकर मेरे लिए वीज़े का इंतज़ाम किया है, मगर अम्मी उस लड़के की नीयत पर शक कर रही हैं। मेरी बीवी हैरान हुई और बोली, आपका खालाजाद यासिर? मैंने सर हिला दिया तो वो कहने लगी, आपको याद है पिछले साल आपको एक बहुत ही अच्छे इदारे से मुलाजमत की ऑफ़र हुई थी, मगर जब आप काम पर गए तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि आप उनकी कंपनी के मयार पर पूरा नहीं उतरते। ये तो आपको उस कंपनी के पियोन ने बताया था कि एक यासिर नामी लड़के ने फ़ोन करके कंपनी के मालिक से कहा है कि आपको ये जॉब ना दी जाए क्योंकि आपका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो सऊदीया में बैठा आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। तो फिर सोचें
जब आप सऊदीया चले गए तो तब वो आपके साथ क्या करेगा? आप प्लीज़ उसे फ़ोन करके इनकार कर दें और कह दें कि मैं ये वीज़ा नहीं ले सकता। मुझे अपनी बीवी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोला, क्या हो गया है तुम सास बहू को? अगर कोई मेरे साथ नेकी करना चाह रहा है तो तुम लोग उसकी बुराइयों को क्यों याद कर रहे हो? चलो ठीक है, तुम लोग नहीं चाहते कि मैं तरक्की करूं तो ठीक है, मैं यासिर को इनकार कर दूंगा। यासिर शुरू से ही बड़ा लिए दिए से रवैये वाला लड़का था। वो कभी किसी के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था और ना ही ज़्यादा बात करता था। और मुझे 100% यकीन था कि जब मैं उससे कहूँगा कि मैं ये वीज़ा नहीं ले सकता तो वो कुछ कहे बिना ही कॉल काट देगा और उसके बाद फिर कई बरसों के लिए मेरी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा। मैंने अगले ही दिन यासिर को फ़ोन कर दिया और कह दिया कि मैं ये वीज़ा नहीं ले सकता क्योंकि मेरी बीवी उम्मीद से है और मुझे यहाँ पाकिस्तान में रहकर उसका ख्याल रखना है। तो यासिर कहने लगा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी बीवी उम्मीद से है, लेकिन तुम ये सोचो कि आजकल कोई भी डिलीवरी ऐसे ही घर में नहीं हो जाती। उसके लिए अस्पताल जाना पड़ता है और अच्छा खासा खर्चा भी करना पड़ता है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अपनी बीवी को अच्छे से अस्पताल में लेकर जा सको? मैं खामोश हो गया था। यासिर कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम बिला वजह परेशान मत हो। जब तुम घर में पैसे भेजोगे तो घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ऑफ़र बहुत अच्छी है, तुम इसको जाने ना दो। तो मैं बोला, अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और घर में 2 जवान बहनों का साथ भी है, मैं सऊदीया नहीं आ सकता। यासिर कहने लगा, 2 जवान बहनों का साथ है, उन्हें रुखसत करने का इरादा नहीं है क्या? मैं बोला, क्यों नहीं, अल्लाह करे मेरी बहनों की अच्छी जगह पर शादी हो जाए। तो यासिर कहने लगा, शादी के लिए सरमाया भी दरकार होता है, तुम्हारे पास पैसा मौजूद है क्या? तुम अपनी बहनों की शादी कैसे कर पाओगे? मुझे इस बात की हैरत हो रही थी कि आखिर यासिर मुझे वीज़े के लिए फोर्स कैसे कर सकता है। वो मुझे कोई अच्छी चीज़ देने का रवादार कैसे हो सकता है? मैं खामोश रहा। तो यासिर कहने लगा, मेरी बात सुनो अशफाक, कभी भी घर की औरतों के कहने में आकर इतनी अच्छी ऑफ़र को मत ठुकराना। ये हमारे घर की औरतें हमें कभी भी तरक्की नहीं करने दे सकती क्योंकि इनके दिल बड़े नाजुक से होते हैं। इन्हें हर वक्त हमारी फ़िक्रें होती हैं। तुम जानते ही होगे, अम्मी भी मुझे सऊदीया भेजने के हक़ में नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ आया तो मैंने अपने बाकी भाइयों का कारोबार सेट करके दिया। मैंने पैसे की रेल पेल कर दी और अब अम्मी मुझे दुआएं देती नहीं थकती। अब तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे अपने हाथों में है। अच्छी तरह सोचो विचार कर लो और मुझे बता देना। मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। मेरे जहन में एक कश्मकश चल रही थी। खैर, कहते हैं ना कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम फ़िक्र माश होता है। मुझे अपने घर वालों का पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना थी। मैं फ्रिज मैकेनिक था और एक छोटी सी वर्कशॉप पर काम करता था। महीने का 15,000 ही कमा पाता था, जिससे मेरे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। कभी कभार कोई मेरा जानने वाला वर्कशॉप पर अपने फ्रिज ले जाने की बजाय मुझे अपने साथ घर ले जाता तो मेरे इजाफी पैसे बन जाते थे। आज भी मुझे मेरे मोहल्ले का एक लड़का लेने आ गया और कहने लगा कि हमारी फ्रिज ख़राब हो गई है, तुम आकर ज़रा देख जाओ। मैंने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं उसके घर गया तो देखा कि फ्रिज की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो मुझे वहाँ पर पूरा दिन लग गया। ऐसे में मेरे जहन से यासिर की ऑफ़र बिल्कुल ही निकल चुकी थी। उसने मुझे काम के अख्तिताम पर 1,000 रुपये दिए तो मैं बड़ा खुश हो गया। घर वालों के लिए गोश्त और फ्रूट लेकर गया था। घर में सब कुछ नॉर्मल था। मैं भी अपने काम में मशगूल हो चुका था, जबकि वीज़े के मुतालिक मैं ये अक्सर भूल चुका था। यूं ही 4 दिन गुजर गए। फिर मुझे यासिर का फ़ोन आया था। वो कहने लगा, तुमने क्या सोचा है अशफाक वीज़े के बारे में? मैं बोला, मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि मैं ये वीज़ा नहीं ले सकता। तो यासिर कहने लगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा। ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी। बहुत अच्छी बात है कि तुम महीने भर का सिर्फ 15,000 कमा रहे हो। जो तुम जैसे पागल लड़के होते हैं वो ऐसे ही सारी ज़िंदगी सिसक सिसक कर गुजार देते हैं और फिर आगे उनके बच्चे भी यूं ही हर चीज़ के लिए मोहताज रहते हैं। तुम्हें जब एक अच्छी ऑफ़र मिल रही है तो तुम इस काम को क्यों ठुकरा रहे हो? आज यासिर की आवाज़ में बड़ा गम और गुस्सा था। मैं बोला, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तो यासिर कहने लगा, मैं चाहता हूँ मेरे ख़ानदान के भी लड़के कामयाब हों, वो भी अपने वालिदैन का सहारा बने। मुझे अपनी खाला के लिए अफसोस होता है और तुम हो कि तुम्हें किसी बात की परवाह भी नहीं है। मैं चुप कर गया था। मैंने कहा, तुम मज़ीद 2 दिन इंतज़ार करो, मैं फिर तुम्हें कॉल करके बता दूंगा कि मेरा क्या इरादा है। तो यासिर कहने लगा, इस बार मैं तुम्हारे मुंह से हाँ ही सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, 2 दिन का टाइम दो, फिर मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। मैंने सोच लिया था
कि मैं यासिर से वीज़ा लेकर बैरून मुल्क चला जाऊंगा और तरक्की करूंगा। मैंने ये फैसला अपने घर में सुनाया तो अम्मी ने कोहराम बपा कर दिया था। वो कहने लगी, मुझे यासिर पे यकीन नहीं है और मैं तुम्हें उसके हवाले नहीं कर सकती। मैं बोला, अम्मी क्या हो गया है आपको? देखें तो सही कि ऑफ़र कितनी बड़ी है, और आप देखें कि अगर मैं वहाँ पर कामयाब ना हो सका या उसने मेरे साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? मैं वापस पाकिस्तान आकर अपना काम फिर से करने लग जाऊंगा। मैं यहाँ पर अपनी खुदा न खास्ता कोई जायदाद वगैरह तो बेच कर नहीं जा रहा कि मुझे अफसोस हो वापस आने का। वीज़ा यासिर का है, जहाज़ की टिकट वो करवा के देगा। सब कुछ जब उसी ने करना है तो मैं रिस्क क्यों न लूँ? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, बेटा मुझे तुम्हारी ज़िंदगी की परवाह है। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं अम्मी की बात सुनकर हंस दिया और बोला, यार अम्मी आप भी कमाल करती हैं। घर का लड़का क्या वहाँ मुझे मारने के लिए बुलाएगा? आपका दिमाग ख़राब हो गया है। इतना कहकर मैंने अम्मी का माथा चूम लिया था और उनसे कहा कि माँ मुझे जाने दे, हो सकता है ये हमारी कामयाबी की राह हो। अम्मी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे तो वो कहने लगी, अपनी बीवी से इजाज़त ले ले, मैं तो तुझे कुछ नहीं कह सकती। मैंने ठंडी आह खारिज की थी कि अब मुझे सारा की भी मिन्नतें करना थी। खैर मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं सऊदीया जा रहा हूँ तो उसने अलग से रोना धोना शुरू कर दिया था। मैं बोला, मैं वापस आ जाऊँगा, तुम फिक्र न करो। वो कहने लगी, मैं आपके बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती, तो इतना टाइम कैसे गुजारूंगी? मैं बोला, तुम फिक्र न करो, मैं हर रोज़ तुम्हें कॉल किया करूँगा, मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हूँगा, तुम अपना दिल बड़ा रखो। तो वो कहने लगी, ठीक है, मैं आपको जाने की इजाज़त तो दे दूँ, मगर आपको भी मेरी एक बात मानना होगी। मैंने कहा, ठीक है, तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या बात मानूं? तो वो कहने लगी, आप किसी अरबी औरत की तरफ नहीं देखेंगे। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हुआ और बोला, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? तो वो रोते हुए कहने लगी, अरबी औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं आप किसी औरत के इश्क में गिरफ्तार होकर मुझे ना छोड़ दें। मैं उसकी बात सुनकर कहकहा लगाकर हंसा और बोला कि यहाँ मुझे खाने के लाले पड़े हैं और तुम्हें इश्क की पड़ी है। मेरे लिए सबसे पहली औरत तुम हो और दुनिया की आखिरी औरत भी तुम ही रहोगी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो वो कहने लगी, मेरे मामू भी ऐसे ही कहा करते थे अपनी बीवी से, लेकिन जब वो सऊदी अरब गए तो उनकी एक अरबी मालकिन का दिल उन पर आ गया था। उन्होंने मामू से कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर हर सहूलत दूंगी, खुशियाँ दूंगी, तुम बस अपनी बीवी को तलाक दे दो। मामू तो पहले ही गुर्बत से तंग थे। उन्होंने कहा, मैंने क्या करना है अपनी गरीब बीवी का। उन्होंने अरबी मालकिन की बात मानकर अपनी बीवी को तलाक दे दी और उनसे शादी कर ली। मामू तो अब खुशियों से भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें अरबी औरत से बच्चे भी दिए हैं, जबकि मेरी मुमानी वो बेचारी रुल गई। वो अपने भाइयों के घर में रहती है और उनके झूठे बर्तन धोकर अपना पेट भरती है। मैंने सारा के सर पर बोसा दिया और कहा, फिक्र न करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा तुमसे ही मोहब्बत करता रहूँगा। तुम मुझे जाने दो। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई थी। मैंने यासिर से कह दिया कि मैं सऊदी आना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुआ था। मैंने अपने घर वालों को मना लिया था, उनको 100 तरह के दलाइल दिए थे, मगर सच कहूँ तो मुझे भी यासिर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो शुरू से ही एक अजीब सी फितरत का मालिक था। वो कभी भी किसी का भला करके राजी नहीं होता था, तो अब वो मेरे साथ भला कैसे करने लगा था। खैर मैंने कहा कि ये सब तो वहीं जाकर पता चलेगा। मैं जहाज़ में बैठकर रवाना हो गया और सऊदीया पहुंच गया। यासिर ने मेरा इस्तकबाल किया और कहने लगा, तुमने ये वीज़ा लेकर अपने साथ बहुत बड़ी नेकी कर ली है, तुम मुझे हमेशा दुआओं में याद रखोगे। मैं मुस्कुरा दिया था। वो मुझे एक बहुत बड़े बंगले में ले गया था। मैं तो देखकर ही हैरान रह गया था। मैं बोला, वैसे ये बंगला तुम्हारा है क्या? वो कहने लगा, नहीं यार, मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ, ये उस मालिक का बंगला है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। मैं मुस्कुरा दिया था और बोला, अच्छा, फ़ोन पर तो तुमने मुझे बताया नहीं कि काम किस नौइयत का है, अब तो बताओ। तो वो कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है, अब तुम आ गए हो तो 2-3 दिन इंतज़ार करो, काम भी हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगता है वैसा ही करो। अब मुझे सऊदी आए हुए पूरा 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन मुझे किसी भी किस्म के काम के लिए नहीं कहा गया था। मैं सारा दिन कमरे में बैठा रहता था और अपनी बीवी के साथ फ़ोन पर बातें करता रहता था।
मेरी बीवी हैरान होती कि आखिर आप सऊदीया गए ही क्यों हैं, अगर काम नहीं था तो। यासिर ने आपको क्यों बुलाया है? मैं बोला, फिक्र न करो, यासिर ने कहा है कि कुछ दिन आराम करो, फिर काम शुरू हो जाएगा। आज जब यासिर बंगले में आया तो मैंने उससे कहा, यार मुझे आए हुए 7 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई काम मुझे नहीं दिया गया। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तब यासिर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, आज से तुम्हारा काम शुरू होता है। तुमने घर के हर मामले पर नजर रखनी है। मैं बोला, मैं समझा नहीं, किस किस्म की नजर? क्या मतलब? तो वो कहने लगा, इस घर में तुम्हारे और मेरे साथ मिलाकर पूरे 7 लड़के मुलाजमत कर रहे हैं। तुमने देखना है कि कौन सा लड़का क्या काम करता है, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा काम किस नौयत का है। मैंने कहा, ठीक है, मैं नज़र रखूंगा। अब मैं अपने कमरे से निकलकर बंगले के पिछले हिस्से में बने सर्वेंट क्वार्टर्स में घूमता रहता था, जहां हम लड़कों की रिहाइश थी। मैं ये देखकर हैरान रहता था कि यासिर के साथ बाकी तमाम लड़के भी अपने अपने क्वार्टर्स में सारा सारा दिन पड़े रहते थे, वो भी कोई काम नहीं करते थे। अब मैं भी हैरान होने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैंने एक लड़के से पूछा कि यार, हम लोग यहाँ पर किसी किस्म का काम ही नहीं कर रहे, तो तनख्वाह क्यों मिलेगी? तो वो हंस दिया और बोला, यार करता हूँ ना काम, हफ्ते में एक रात मेरी भी बारी आती है, 2 घंटे के लिए मालकिन के कमरे में जाता हूँ, और फिर अगले दिन अगले लड़के की बारी आती है, तो फिर उससे अगले दिन अगले लड़के की बारी आती है। एक रात काम करके वापस आ जाते हैं और तनख्वाह महीने भर की मिल जाती है। मैं हैरान हो गया और बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे किसी बात की समझ नहीं आ रही। तो वो कहने लगा, फिक्र न करो, अब तुम यहाँ आ गए हो ना, तो एक ना एक रात तुम्हारी भी बारी आ जाएगी। जब तुम मालकिन के कमरे में जाओगे तो तुम्हें सब कुछ इल्म हो जाएगा। फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि हमें किस काम की तनख्वाह दी जा रही है। ये बात सुनकर तो मेरा सर चकरा ही गया था, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं चला कि क्या उस लड़के ने मेरे साथ मजाक किया है। अब मैं हर चीज़ पर गहरी निगाह रखने लगा था, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि लड़के ने मेरे साथ मजाक नहीं किया था, वो सच कह रहा था। हर रात एक लड़का मालकिन के कमरे में जाता था और वो 2 घंटे के बाद वापस आता तो वो बड़ा थका थका सा होता, चाल में भी वाज़ेह लड़खड़ाहट होती। आज की रात यासिर मालकिन के कमरे से निकला तो वो पसीने से शराबूर था और बड़ी मुश्किल से चल रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यासिर ये सब क्या हो रहा है? तो यासिर मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि पैसे भी तो कमाने हैं ना। मैं बोला, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तो वो कहने लगा, कल तुम्हारी बारी आएगी तो पता चल जाएगा, फिक्र न करो। अब मुझे परेशानी होने लगी थी कि आखिर मेरी बारी जब आएगी तो मेरे साथ क्या होगा। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे कि आखिर एक जवान औरत अपने कमरे में लड़के को क्यों बुलाती है और फिर 2 घंटे उसे अपने कमरे में क्यों रखती है। मैंने यासिर से कहा, अगर मैं मालकिन के कमरे में ना जाना चाहूँ तो? मेरी बात सुनकर यासिर हंस दिया और कहने लगा, तुम्हें मालूम है क्या, सऊदीया में औरतों का कानून है, अगर तुम मालकिन के कमरे में जाने से इनकार करोगे तो मालकिन फौरन पुलिस बुला लेगी और कहेगी कि मेरे मुलाजिम ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि तुम्हें जेल भी भुगतना पड़ेगी और सजाए मौत भी हो सकती है। यासिर की बात सुनकर मैं बेतहाशा खौफज़दा हो गया था। अगली रात जब मेरी बारी आई तो मैं खौफ से कांप रहा था, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ किसी भी किस्म की बेवफाई नहीं करना चाहता था। मैं एक जवान औरत के कमरे में रात के पहर जाने को मुनासिब नहीं समझता था। खैर, जब बाकी साथियों ने कहा कि तुम्हारी जान खुलासी इसी में है कि तुम मालकिन के कमरे में चले जाओ, तो मुझे मजबूरन जाना ही पड़ा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ये देखकर दंग रह गया कि मालकिन सुर्ख साड़ी पहनकर तैयार खड़ी थी। उसने बाल खोले हुए थे। अरबी औरतें तो वैसे भी बहुत हसीन होती हैं, लेकिन आज जब वो तैयार होकर खड़ी थी तो क़यामत ढा रही थी। इतना हुस्न मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरा मुंह खुले का खुला ही रह गया था। तब मालकिन मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब मुझे ये बताओ कि ज़्यादा हसीन मैं हूँ या तुम्हारी बीवी? मैं मालकिन की बात सुनकर अपने हवास में लौटा था और कुछ भी कहे बिना वापस जाने लगा। तो मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ना ना, वापस जाने की इजाज़त नहीं। अब तुम मेरे कमरे में आ ही गए हो तो अपना काम सर अंजाम देकर ही वापस जाना। मैं बोला, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो मालकिन कहने लगी, ठीक है, मैं पुलिस को बुला लूँगी।
सारी जिंदगी फिर जेल में गुजारना या फिर मौत के घाट चढ़ जाना। मालकिन ने मुझे डरा दिया था। वो कहने लगी, फिक्र मत करो, कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, तुम बहुत आसानी से कर लोगे। मैं चुपचाप खड़ा था तो मालकिन मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे की दूसरी जानिब ले गई थी। वहां पर एक दरवाज़ा लगा हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अपने साथ उस कमरे में ले गई थी। वहां पर अंधेरा ही अंधेरा था और फिर मालकिन ने कमरे की तमाम रोशनियां जला दी। ये कमरा बड़े अजीब व गरीब किस्म का था। यहाँ पर बड़ी वहशत सी हो रही थी। मैं बोला, मालकिन ये सब क्या है? तो वो कहने लगी, सवाल जवाब करना मना है। मैं तुम्हें जो हुक्म दूंगी तुमने उस पर अमल करना है। अब मुझे समझ आया कि जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। मालकिन मुझसे कुछ और ही काम लेना चाहती थी। मैंने देखा कि मालकिन ने एक दायरा खींचा और उसके इर्द गिर्द आग जलाकर खुद उसमें बैठ चुकी थी। उस दायरे के सामने एक और भी दायरा था। मालकिन ने मुझे इशारा किया कि तुम इस दायरे में खड़े हो जाओ। सवाल का जवाब तो मिलता नहीं था, इसीलिए मैं चुपचाप उस दायरे में खड़ा हो गया था। मालकिन कहने लगी, एक टांग पर खड़े होना है और गलती से भी दूसरी टांग जमीन पर मत लगाना, नहीं तो तुम उम्र भर के लिए माजूर हो जाओगे। मैं समझ चुका था कि मालकिन किसी किस्म के काले जादू में मुलव्विस है। अब वो अजीब व गरीब किस्म के मंत्र पढ़ने लगी थी, जबकि मुझे भी तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं खौफजदा हो गया था। फिर एक टांग पर खड़े होकर मेरी बस भी हो चुकी थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन मुझे हरकत करने की भी इजाज़त नहीं थी। मैंने ज़िंदगी में पहले कभी इतनी अजियत नहीं देखी थी। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके 2 घंटे पूरे हुए तो मालकिन ने मेरे हाथ पर 1200 रियाल रख दिए थे। वो कहने लगी, ये पैसे तुम्हारे आज की परफॉर्मेंस के हैं, अब तुम बाहर जा सकते हो। मैं वो पैसे लेकर बाहर आ गया था। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर था। मैं चलता चलता सीधा यासिर के कमरे में आ गया था। मेरा जी चाहता था कि मैं उसका खून कर दूं और उससे पूछूं कि आखिर तुमने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी निभाई है। जब मैं यासिर के कमरे में गया तो वो खाली था। दूसरे साथियों के क्वार्टर्स में गया तो मुझे उन लड़कों ने बताया कि हमारी अरबी मालकिन काले जादू में मुलव्विस है और वो इसलिए जवान लड़कों को काम पर रखती है क्योंकि ये गैर मरई आवाज़ें सहना और दायरे में एक टांग पर खड़े रहना सिर्फ जवान लड़कों का ही काम है और कोई भी ये सब नहीं कर पाता। इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा सैलरी भी देती है। वो मुल्क के बड़े बड़े अरबी लोगों के काम करती है। वो हमारी मालकिन को अच्छी खासी रकम देकर जाते हैं, लेकिन इस मालकिन की सबसे बुरी बात यह है कि जब कोई एक बार इसके चुंगल में फंस जाता है तो उसे रिहाई नहीं मिलती। वो तमाम लड़के भी घर के हालात से तंग होकर सऊदी आए थे। उन्हें क्या इल्म था कि वो मालकिन के चुंगल में फंस जाएंगे। मुझे लड़कों ने बताया कि यासिर अपनी मुलाजमत से बहुत तंग था। वो बहुत खौफजदा था, यहाँ से जल्द अज जल्द भाग जाना चाहता था, लेकिन मालकिन उसे जाने नहीं देती थी। तो यासिर ने मालकिन से कहा कि अगर मैं आपको एक और लड़का मुहैया कर दूं जो यहाँ से कभी भी ना भाग सके तो आप मुझे रिहाई दे देंगी क्या? मालकिन ने उसकी बात मान ली और तब उसने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तब मुझे अपनी अम्मी की बातें याद आईं। वो सच्ची तो कहती थी कि यासिर कभी भी मेरा भला नहीं चाह सकता। उसकी नेचर ही बिच्छू जैसी है। वो हमेशा लोगों को डंग ही मारता है, किसी के काम नहीं आ सकता। वो मुझे यहाँ फंसाकर खुद गायब हो गया था। मैं भी यहाँ पर नहीं रह सकता था। मैंने प्लान बना लिया था कि मैं यहाँ से फरार हो जाऊँगा। मैंने अपने साथी लड़कों से कहा कि क्या तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो? तो वो हंस दिए, कहने लगे, हाँ जाना चाहते हैं। मैंने कहा, तुम लोगों को मेरी मदद करना होगी। एक लड़का बोला, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, मगर तुम्हें इस बात की गारंटी देनी होगी कि तुम हमें जिंदा सलामत यहाँ से लेकर निकलोगे। मैंने उनसे कहा, फिक्र न करो, मैं ये काम कर दिखाऊंगा। अगली रात जब मालकिन दूसरे लड़के को कमरे में लेकर गई तो मैंने पीछे से पुलिस को फ़ोन कर दिया और उन्हें बताया कि यहाँ पर काले जादू का अमल हो रहा है। तो पुलिस जल्दी से वहाँ पर पहुँच चुकी थी। पुलिस ने हम 6 लड़कों को बाजियाब करवाया था और मालकिन को पकड़ लिया था। हमारे पास चूंकि कागजात नहीं थे तो हमें हमारे मुल्क वापस भेज दिया गया था। वो लड़के बहुत हैरान थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया। मुझे इस बात का यकीन है कि ये रिहाई मुझे सिर्फ मेरी अम्मी की दुआओं से मिली है। मैं वतन वापस आ गया हूँ। अल्लाह ने मुझे मेरी होने वाली औलाद के सदक़े में रिज़्क़ से नवाजा है। मुझे एक फ्रिज बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। मैं बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा है
कि जो इंसान आपके साथ एक बार दगा कर सकता है वो आपको 100 बार भी नुकसान पहुंचा सकता है। कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।